बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक नई सियासी खिचड़ी पक रही है। एक नया सियासी मंजन तैयार किया जा रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद के कत्लेआम ने पाकिस्तान के निज़ाम की, पाकिस्तान की सलामती की, पाकिस्तान की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। ये बात अच्छी तरह जानने वाले जानते हैं कि इस्लामाबाद में जो कत्ल आम हुआ है उसके कितने गहरे मनफी असरात मुरतब होंगे। और अब वक्त आ गया है कि आपने शख्सियात को बचाना है, जाती मफाद को, जाती इख्तदार को, जाती इख्तियार को, चंद ओहदेदारों को, या फिर आपने पाकिस्तान के इदारों को बचाना है। ये बात बहुत अच्छी तरह समझी जा रही है। कुछ चीजें आपके सामने मैं रखता हूं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि जो मैं बात कर रहा हूं उसमें किस हद तक सदाकत है। ये जो नया सियासी मंजन तैयार किया जा रहा है, लेकिन इस सियासी मंजन का, नई सियासी खिचड़ी का अल्टीमेट हतमी फैसला किसने करना है, और वो है सियासत का सबसे अहम तरीन खिलाड़ी इमरान खान। इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब तक आप इंक्लूड नहीं करेंगे, सिस्टम उसके बगैर स्टेबल नहीं होगा, पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा। और जो फाशिस्ट तर्ज हुकूमत है, जो फाशिस्ट सोच है, जो पिछले तकरीबन 2.5 साल से मुसल्लत की गई है, वो सारी की सारी नाकाम हो चुकी है, बहुत बुरे तरीके से नाकाम हो चुकी है। कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं, क्योंकि अब एक नया मंजन है कि इन हाउस तब्दीली लाई जाए और इस्लामाबाद का जो कत्ले आम है उसके लिए कुर्बान कर दिया जाए शहबाज शरीफ को और मरियम नवाज को, दोनों को कुर्बान कर दिया जाए। इस खानदान से छुटकारा हासिल किया जाए और नए खानदान को मौका दिया जाए, यानी कि जनाब भुट्टो साहब को, बिलावल भुट्टो को मौका दिया जाए। और ये क्या पार चढ़ सकेगी ये कश्ती, या फिर ये भी दरमियान में ही डूब जाएगी? आपको सुनवाता हूं जी, क्योंकि 2 अल्टीमेटम आ चुके हैं मौजूदा हुकूमत को, मौजूदा निजाम को। एक अल्टीमेटम दिया है इमरान खान साहब ने, वो है 13 दिसंबर का। दूसरा अल्टीमेटम दिया है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, वो है 8 दिसंबर का। इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि ये 31 दिसंबर तक तो नहीं, अलबत्ता ये क्राइसिस, ये बहरान और ये इश्तियार और ये जो है इर्ताश, पॉलिटिकल इर्ताश, शिद्दत, ये बढ़ती जाएगी, इसमें कमी नहीं आएगी। क्योंकि कोई भी अपनी जगह, अपना जाती चमड़ी दमड़ी बचाने के लिए, वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। सुनिए इस वक्त पीपल्स पार्टी क्या कहती है। पहले जरा पीपल्स पार्टी की गुफ्तगू सुनवाता हूं। नदीम अफजल चंद वो क्या फरमाते हैं, क्योंकि वो थे, फवाद चौधरी साहब थे, वो थे मारिया मेमन साहिबा के प्रोग्राम में। क्या कहते हैं नदीम अफजल चंद? पहले दिन से इस चीज का कायल हूं कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई को मिलके, और मौलाना फजलुर रहमान साहब को और मैंगल साहब को और जितनी एएनपी को, सबको मिलके एक हुकूमत। आपने सुन लिया जी कि वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी, पीटीआई, जेयूआई, अख्तर मैंगल साहब और बाकी जमातों को मिलकर हुकूमत बनानी चाहिए। यानी कि आप छुट्टी करवा दी जाए, किनकी छुट्टी करवा दी जाए? मुस्लिम लीग नवाज की। अब एक और जरा गुफ्तगू उनकी सुनिए, वो क्या फरमाते हैं। पार्टी का एक लेगेसी तो है ना, देखें आप सारों को लेके तो पार्टी चल सकती है। इससे पहले भी बीबी की शहादत के बाद जो क्राइसिस आया था, उस क्राइसिस में पीपल पार्टी ने सबको, मुल्क को संभाला था, सबको लेके चले थे। और आप फिर क्राइसिस देखें, अल्लाह ना करे उतना कोई क्राइसिस हो, उस जैसा कोई हो, लेकिन क्राइसिस तो आज भी है। तो वो कहते हैं कि पहले भी जरदारी साहब ने और पीपल्स पार्टी ने संभाला था, पहले भी को बहरान आया था, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो है शहीद हो गई थी। तो अल्लाह ना करे कि वैसा कोई बहरान हो, लेकिन बहरान तो है। अब अगली बात सुनिए नदीम अफजल चंद साहब की। और आज भी मैं समझता हूँ पीपल पार्टी से बेहतर कोई जमात नहीं है जो इस वक्त सबको साथ लेके चल सके। बदली जा सकती है, पहले सवाल सकती है, क्यों नहीं बदली जा सकती? होनी चाहिए है, होनी भी चाहिए। अच्छा, होनी चाहिए, हमारा हक है, क्यों नहीं? आके मैं कहता हूँ अगर फिर इस वक्त तो ये फरमाते हैं जी कि हमारा हक है और पीपल्स पार्टी आ सकती है,
ड्राइविंग सीट बदली जाए, शहबाज शरीफ साहब को फारिग किया जाए और हमें मौका दिया जाए। ये फरमाया है किसने? नदीम अफजल चांद ने, क्योंकि ये सिलसिला शुरू किया है फैसल वाडा ने, और फैसल वाडा साहब ने यह सिलसिला शुरू किया और उन्होंने बिलावल भुट्टो की तारीफें की, पीपल्स पार्टी के लिए अच्छी बातें करना शुरू कर दी और शरीफ खानदान से छुटकारा हासिल करने की बात की गई। अब फैसल वाडा साहब जो हैं वो आपको मालूम है कि बहुत ही एस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही करीब तरीन लोगों में हैं इस वक्त, और अगर आप कहें कि इनफॉर्मल स्पोक्स पर्सन हैं एस्टेब्लिशमेंट के, रावलपिंडी के और इस्लामाबाद के, तो इसमें कोई शुबा नहीं होगा। और वो आते हैं और उनको एक फुल सिक्योरिटी दी हुई है और उनकी सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर के बराबर की सिक्योरिटी है। अगर आप उनकी सिक्योरिटी देख के आप दंग रह जाएंगे। तो लेकिन जनाबे राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और ये बात ऐसी नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि बस इतना मसला है कि हमने जो एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदा खास हैं, यानी कि आसम मुनीर साहब के, मोहसिन नकवी साहब, उनको हमने कर दिया है बंदोबस्त, उनको ज़रा हमने अकोमोडेट कर दिया है, वजारत शजारत दे दी है, और जो फैसल वाडा हैं उनको हमने नहीं दी। तो इसलिए ये बोलते रहते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब से वो उनको बुलाएं और उनकी बात सुन भी लिया करें और उनको कहीं एडजस्ट कर दें। यानी वो कहते हैं ये सिर्फ फैसल वाडा जो बोल रहे हैं ये महज एक वजारत का झगड़ा है, और अगर उनको वजारत मिल गई तो वो ठीक हो जाएंगे। सुनिए जरा क्या कहते हैं। देखिए, मामला ये है कि फैसल वाडा साहब जो है उनके साथ मुझे हमदर्दी भी है। अब देखें ना, एक दूसरा जो लाडला है उसको हमने बहुत बेहतर अकोमोडेट किया हुआ है सिस्टम में, तो इसको बस सेंटर बना के तो हमने जो है वो भूल गए हैं। तो फिर उसने अपनी याद तो हमें दिलानी है ना। तो आप कह रहे हैं कि वजारत अगर मिल जाए तो फिर वो नहीं, मुझे लगता है वजारत का ऐसे मामला होगा यहाँ पे, लेकिन आप कह रहे हैं कि अकोमोडेट किया हुआ है, उनकी भी आप खुद कह चुके हैं अगर वो चाहते तो वजीर आजम भी बन सकते थे। बहरहाल मैं तो वजीर आजम से ये कहूँगा कि वो फैसल वाडा साहब को बुलाएं, हाँ, बुला के उनका मशवरा भी लें, उनसे बात भी करें और उनका ख्याल भी करें। तो ये जनाब आपने सुन लिया कि वो कहते हैं कि ये तो कोई मसला ही नहीं है और इशू सिर्फ इतना ही है कि उनको सिर्फ एक वजारत चाहिए और वो वजारत जब मिल जाएगी तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन मामला जो है वो इतना सादा मुझे लगता नहीं है। उसकी रीज़न है कि लाशें बरामद हो रही हैं और लाशें भी मिल रही हैं और लोग लापता भी हैं, मिसिंग भी हैं। और चूंकि इस्लामाबाद के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ और ये आवाज़ें बुलंद हो रही हैं कि जनाब ये चीज़ें इस तरह ख़त्म नहीं होनी और ये क्राइसिस जो है वो बढ़ता जाएगा। जाहिर है ये सारे का सारा मलबा किसी न किसी पर तो डालना है, क्योंकि जो आवाज़ उठ रही है आपको मैं बताता हूँ। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनको ज़रा सुनिए वो क्या बता रहे हैं। 107 लोग गुमशुदा है, इसमें से एक जो गुमशुदा शख्स था उमर याद, उसका ताल्लुक दोनों से है और उसकी लाश मेरे आबाई जो मेरा हल्का है लकी मरवत के इलाका ततरखेल से मिली है। 107 गुमशुदा में से एक जो है वो मजीद उसकी मतलब लाश आई। अब हमें इल्म नहीं है कि कितने गुमशुदा अफराद जो हैं उनकी लाशें मिलेगी। वो कहते हैं कि जी एक लाश आई है और वो डी चौक के शहीद हैं और अभी 100 से ज्यादा लोग हमारे मिसिंग हैं और उनकी लाशें कब और कैसे मिलेंगी और वो किस हालत में है हमें पता नहीं है, हम उसका सुराग लगा रहे हैं। उसके बाद मुस्तफा नवाज खोखर साहब हैं, इंडिपेंडेंट आदमी हैं, वो कहते हैं कि ये बहस ही नहीं है कि एक लाश गिरी है या 2 लाश गिरी, असल है कि गोली क्यों चलाई और लोगों को शहीद क्यों किया गया। सुनिए वो क्या कहते हैं। कितनी थी वहां पर, लेकिन अगर एक शख्स की भी हुई है, एक शख्स की भी हुई है तो क्या वो पाकिस्तान का शहरी नहीं था? अगर एक शख्स को भी गोली लगी है तो गोली क्यों चलाई गई? गोली चलाई ही नहीं जानी चाहिए थी। 1 हो या 12 हो या 20 हो या 40 हो, उसूल एक ही अप्लाई होगा। और अगर वहां पर गोली चली है, आज अखबारात में रिपोर्ट हुआ है कि जो 6-7 लोगों के जनाजे हुए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, डॉन अखबार की हेडलाइन थी, तो उनके पोस्टमार्टम्स नहीं किए गए। क्यों नहीं किए गए? ये कानूनी जिम्मेदारी थी। तो ये सारी चीजों ने, ये अब हमारे सामने चीजें वजाहत से आएंगी तो हम उसके ऊपर अपना एक कॉन्क्रीट कमेंट दे सकेंगे। लेकिन जो
फैक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, खबर तो ये उसमें ज्यादती हुकूमत ने की। अंडरटेकिंग ली गई है कि ये बताया गया है कुछ सोर्सेस की तरफ से जिनके डेड बॉडीज हुई हैं जिनके पास कि आपने अगर बोला, आपने कोई बात की तो फिर जो मुकदमा था वो आप पर दर्ज हुई, जिसकी वजह से पोस्टमार्टम नहीं हो रहे, ये बात चल रही है। क्या कहेंगे? देखिए पोस्टमार्टम, ये अब तो मुल्क के अंदर तो कानून तो है नहीं, ये तो अब जंगल का कानून है कि आपने पोस्टमार्टम के बगैर जो एक कानूनी जिम्मेदारी है, आपने लोगों को उसके बगैर लाशें दे देनी है और उन्हें मैयतें दे देनी है और उन्हें कहना है कि उसको जाकर दफना लें और बात ना करें। तो ये निज़ाम जो जबर का है, जो जुल्म का है, वो ज्यादा अरसा नहीं चल पाएगा। आपके पास पहले ही लेजिटिमेसी नहीं है, आपके पास पहले ही पब्लिक का मैंडेट नहीं है, और उस मैंडेट की गैर मौजूदगी में जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो सिर्फ आप अवाम की नफरत को दावत देंगे और इसके अलावा कुछ। मुस्तफा साहब, 2 डेड बॉडीज तो मैंने देखी हैं ग्राउंड पे, और एक के घर में भी कल जाके मैंने इंटरव्यू किया उसकी फैमिली के साथ। इंटीरियर मिनिस्टर और वजीर इत्तलात कहते हैं किसने गोली चलाई है, कौन मरा। अब जरा जी सुनिए अलीमा खान साहिबा क्या कहती हैं। अपने 2 डिमांड्स आगे रखे हैं। उन्होंने कहा एक डिमांड कि सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे टॉप आपके 3 जो आपके जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस के नीचे एक जीआईटी बनाई जाए। जीआईटी 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करें, उसकी रिपोर्ट शाया करें। उसके अलावा हमें किसी पे एतमाद नहीं है। ये एक हमारी पहली डिमांड है। और दूसरी डिमांड 9 मई के हवाले से और 26 के नवंबर की वजह से आपने जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स जेलों में डाले हैं इनको रिहा किया जाए। ये 2 डिमांड्स नहीं होती तो फिर इमरान खान ने कहा हम सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाएंगे। और इसके अंदर जो पहली डिसोबीडियंस है, इमरान खान ने कहा है कि मैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कॉल दूंगा कि आप पाकिस्तान में रेमिटेंसेस बंद कर दें। ये जो निज़ाम समझ रहे हैं कि आप ये IMF के ऊपर चल रहे हैं, नहीं, ये पाकिस्तान का निज़ाम हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मेहनत की कमाई, उनकी मेहनत की कमाई पे चल रहा है। वो ये पैसा भेजते हैं, यहाँ अरबों डॉलर वो भेजते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान का निज़ाम चल रहा है। वो यहाँ पे 25-30 बिलियन डॉलर भेजते हैं। आप IMF का $1 बिलियन को क्लेम करते हो कि हमने फतह कर दिया। आज तक आपने नहीं कहा कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने कितना सहारा इस मुल्क को दिया जब आप इसको तबाह कर रहे हैं। और इन्हीं पाकिस्तानियों को आप बुरा भला कहते हैं, उनको धमकियाँ देते हैं। बाहर बैठे में जब वो आवाज़ उठाते हैं आप उनके यहाँ रिश्तेदारों को उठा लेते हैं। यहाँ कितनी रिपोर्ट्स हैं जिसमें आपने वहाँ पे आवाज़ उठाने वालों के रिश्तेदारों के घरों में जाकर उनको हिरासत में लिया है, उनको धमकियाँ दी हैं। तो अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अगर आपने ये 2 मुतालबात ना पूरे किए जुमे तक, तो हम ना जुमे को यौम सोग भी है, जितने शुहदा हैं उनके लिए पेशावर में यौम सोग का इंतज़ाम होगा और उधर ये अनाउंस होगा। उसी दिन अगर आपने मुतालबात नहीं पूरे किए तो आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कॉल चली जाएगी कि उन अपनी रेमिटेंसेस बंद कर दें और फिक्र ना करें। जो उनके यहाँ रिश्तेदार हैं उनके पैसे कम नहीं पड़ेंगे, वो भी गुजारा कर लेंगे, वो गुजारा कर लेंगे। मुश्किलात होंगी वो गुजारा कर लेंगे, लेकिन याद रखें आप लोग नहीं कर सकेंगे अगर आपने हुकूमत चलानी है। ये इमरान खान का पैगाम था जो मैंने आज तक अब आपको। तो ये है अलीमा खान साहिबा, उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि इमरान खान साहब पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं और वो आगे बढ़ेंगे और ये जो कुछ खूनरेजी की गई है इसका हिसाब लेंगे। अब जरा मौलाना फजलुर रहमान साहब को सुनिए कि उन्होंने भी एक अल्टीमेटम दिया है और उन्होंने कहा है कि हुकूमत जो है ये अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ा मार रही है। वो क्या कहते हैं सुने। मुझे हैरत इस बात पर है कि हुकूमत जिसकी जिम्मेदारी है कि वो हालात को नरम रखने में अपनी तमाम सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करे, अपनी तवानाइयाँ इस्तेमाल करे, वही सबब बन रही है मुल्क में लोगों को शिद्दत की तरफ ले जाने की। वही सबब बन रही है शऊरी तौर पर कौम को एहतजाज की तरफ ले जाने पे। अगर दीनी मदारस के हवाले से जो बिल है तो ये ज़ाहिर है जी कि ये तो इलेक्शन से पहले जब PDM की हुकूमत बनी थी और जिसमें पीपल पार्टी शामिल थी और ज़रदारी साहब ख़ुद जो है उस के एक बड़े स्टेक होल्डर थे, उस वक्त इत्तिफाक़ राय के साथ यही ड्राफ्ट तय हुआ था। फिर कुछ क़ुव्वतों ने जब उसमें गैर ज़रूरी मुदाखलत की और उस पर क़ानून साज़ी रुक गई, तो अब फिर दोबारा जब हमने उनसे ये बात की कि जब सब चीज़ें तय हो रही हैं और एक 26वीं तरमीम आ रही है तो वो एक ड्राफ्ट जो है वो जिस पर इत्तिफाक़ राय है उसको भी पास कर दिया जाए। इस पर इत्तिफाक़ राय हो गया और बाकायदा मुज़ाकरात में सारी चीज़ें तय हुई। बलाउल हाउस में भी 5 घंटे की मीटिंग हुई, लाहौर में भी नवाज शरीफ साहब के यहाँ 5 घंटे की मीटिंग हुई, PTI को भी हमने एतमाद में लिया और बड़े खुशउस्लूबी के साथ सारे मामला तय हुए। आज कहाँ से इतराज़ात आ गए?
तो ये मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं मदारस रजिस्ट्रेशन के हवाले से ये बिल जो है वो मुस्तरद कर दिया गया है। पहले जनरल बाजवा साहब के ज़माने में हुआ और ये बता चुके हैं कि जनरल बाजवा साहब ने मुस्तरद करवाया था। अब जो है मुस्तरद हुआ है जनरल आसिम मुनीर साहब के ज़माने में, और मौलाना फजल रहमान साहब अभी भी ये कहते हैं कि जनाब इसके पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट है। अब मौलाना गफूर हैजी साहब ने वाज़ी तौर पर कह दिया है कि 8 दिसंबर के अल्टीमेटम है और इसके बाद फिर हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च का प्लान बना सकते हैं। क्या कहा? लेकिन अगर मजबूर किया जाता है, और जैसे मौलाना फजल रहमान साहब ने ऐलान किया है कि अगर 8 दिसंबर तक बिल पर दस्तखत नहीं हुए तो हो सकता है कि हम इस्लामाबाद का रुख करें। तो ऐसे में जाहिर है कि फिर ये बिल सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम का नहीं है या विफाकुल मदारिस का नहीं है, मुल्क के अंदर जितने भी तंजीमात मदारिस हैं जो दीनी सियासी जमातें उनकी क़यादत भी कर रही हैं, उन सब की तरफ से है। अगर पेश कायदे तो ये मौलाना गफूर हैदी साहब ने मैसेज कन्वे कर दिया है। तो सूरत हाल जनाब ये है, बुनियादी नुक्ता ये है, फाशिस्ट रजीम है, 2.5 साल से जुल्म सितम हो रहा है और आखिरी जो जुल्म किया गया वो डी चौक में किया गया। अब उससे तवज्जो हटाना मकसूद है। तो क्या महज चेहरे बदलने से और महज शहबाज शरीफ साहब की कुर्बानी देने से या मरीम साहिबा को फारिग करने से क्या मसला हल हो जाएगा, या फिर हकीकी मैंडेट जब तक वापस नहीं आता उस वक्त तक मसला हल नहीं होगा? तो देखते हैं कि क्या होता है। और लेकिन इमरान खान साहब असल खिलाड़ी इमरान खान साहब ही हैं। जब तक वो नहीं है तब तक कुछ नहीं है। उन्हीं से बात करना पड़ेगी और उन्हीं को ऑन बोर्ड करना पड़ेगा। फैसला उन्हीं का है, वो जो कहेंगे वो ही होगा। उनके बगैर, उनकी मर्जी के बगैर, उनको माइनस करके कोई फायदा नहीं है किसी भी फार्मूले का। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।